कि यह नफरत कैसे रुकेगी? जो आरएसएस वालों ने नफरत फैला रखी, या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैला रहे हैं दलितों में, अल्पसंख्यकों में, अति पिछड़ों में, और यह हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव अब किया जाने लगा है, अब तो यह आधिकारिक रूप से अब विश्व में प्रकाशित हो गया। यह लिस्ट आ गई कि आरएसएस ऐसा कर रहा है सबूतों के साथ। तो अब इस पर क्या कहना है आपको? यह कहां देख रहे हैं आप? देश कहां जा रहा है? फिर एक बार गुलाम हो रहा है क्या देश? निश्चित ही देश हर हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से देश गर्त में जा रहा है। गंभीर नुकसान देश को इस नफरत के हुए हैं, और निकट भविष्य में यह देश सीरिया जैसे हालातों में पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ा ताज्जुब का विषय नहीं है, क्योंकि इस नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं तो बहुत ही अति गंभीर, जिन परिणामों की हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने गंभीर और दुर्भर परिणाम होंगे। आप मोहन भागवत ने जो पश्चिम बंगाल में बयान दिया था, मैंने कल भी शायद जिक्र किया था आपके साथ कार्यक्रम में, कि मोहन भागवत ने कहा कि मैं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मान चुका हूं, आधिकारिक रूप पर ऐलान हो न हो, मैं तो हिंदू राष्ट्र मानता हूं। उसी के बाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उग्र हुए हैं, और देश में और भी भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तो इसको क्या आरएसएस आग में घी डाल रहा है, या आरएसएस का ही यह काम है? आरएसएस ही यह सब उपद्रव मचा रहा है? देखिए, जब हम एक कूड़े का ढेर इकट्ठा करते हैं, एक बारूद का ढेर इकट्ठा करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है इकट्ठा करने में। लेकिन जब आपके पास सामग्री तैयार है तो उसमें एक छोटी सी चिंगारी फेंक देने से आग भड़क जाती है। तो ये जो आग भड़की है, निश्चित ही आपके कथन को ही मैं समर्थन दे रहा हूं कि ये जो एक बयान उस बारूद के ढेर में कर गया है, और ये चीजें उसके परिणाम वो सारे देश के सामने हैं, तो बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। और इसका इलाज फिलहाल मुझे तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लोगों के दिलों में नफरत जो भरी गई है वो बहुत सोची समझी साजिश भी उसे कह सकते हैं। तो मतलब आरएसएस को, इसको करके आरएसएस को क्या फायदा हो रहा है? इससे आरएसएस को या मोदी को ही, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए थे, लेकिन अब तो असंवैधानिक तरीके से हैं। अब तो आरोप लगते हैं कि यह चुनाव जीत के नहीं आ रहे हैं, या वोट चोरी करके आ रहे हैं। तो इन लोगों को हासिल क्या हो रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग नफरत फैला करके, इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है इससे? देखिए, कट्टरता जो है, आज जो लोग इस्लाम के लिए कट्टर हुए जो देश, और वो बर्बाद भी हुए, उनको भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये सिर्फ खेल इनकी छोटी बुद्धि का है, ओछी मानसिकता का है। हासिल तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हिंसा से कभी कोई चीज हासिल हो ही नहीं सकती, आज तक नहीं हुई। आप किसी का भी इतिहास उठा के देखिए, आप हिटलर को ले लीजिए, या किसी भी और तानाशाह को आप ले लीजिए, हिंसा सिर्फ लोगों को गर्त में ले जाती है, लोगों को पाशु प्रवृत्ति में ले जाती है, और देश को बर्बाद करने का काम करती है। तो इन लोगों को इससे कुछ हासिल हो रहा है? यह लोग कर रहे हैं, कुछ तो हासिल हो रहा होगा, इन लोगों को कुछ फायदा होगा। इसीलिए किस तरह का फायदा हो सकता है इनको? आखिर क्या वजह क्या है ये सब करने का? नहीं, बस सत्ता में बने रहना, सत्ता पर काबिज बने रहना ही एक इसका इनको लाभ हो सकता है, क्योंकि उन्माद जो लोगों के अंदर भर देना, नफरत भर देना, और उस नफरत की फसल पर जो बोट, नफरत की जमीन पर जो बोट की फसल जो आएगी, वो इनके खेमे में आएगी, इनकी पॉकेट में आएगी, इनकी पेटी में आएगी बोट के रूप में। तो इसी प्रकार के कोई छोटे मोटे लाभ ये ले सकते हैं। इस पूरे खेल में ये लोग इस चीज को भूल गए हैं कि ये हिंसा और नफरत के बीज हम इस देश के अंदर बोके जा रहे हैं। आने वाली हमारी भी पीढ़ियां, यानी इनकी भी पीढ़ियां इसी देश में रहेंगी। तो यही है। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा, यह अमेरिका ने यह चीजें छापी हैं। आप दर्शक देख रहे होंगे, मैंने 6:30 के कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को दिखाया था कि यह अमेरिका ने छापा है, और यह जो अमेरिका ने छापा है पूरे विश्व इसको देख रहा है। और यह नफरत के बीज कैसे बोए जा रहे हैं, पूरा विश्व इस देश को देख रहा है।
जब पूरा विश्व में यह खबर फैल गया कि मोदी भी इसमें शामिल हैं और बहुत भारी मात्रा में हमारे देश की भारत की सरकार इस नफरत को फैलाने में पैसे भी खर्च कर रही है आरएसएस के मकसद को पूरा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो यह देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है, तो इसका विदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी के देशों में क्या प्रभाव पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी की छवि कहां पहुंचे पर क्या असर इसका पड़ेगा, आप किस तरीके से इसको लेते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान और पूर्व में जो उनकी रही है विचारधारा और उनकी पूरी क्रियाकलाप का अन्वेषण करें, विश्लेषण करें, तो नरेंद्र मोदी जी की किसी भी एक्टिविटीज में मुझे ये नहीं लगता कि इनकी कोई सोच दूरगामी है। जो भी वो काम करते हैं, जो भी वे फैसले लेते हैं, उन सब के बिल्कुल बचकाने फैसले होते हैं और उन फैसलों के नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी की, हाँ एक चीज है, भाषण कला उनके पास है अच्छी, कि वो लच्छेदार भाषण देकर लोगों को प्रभावित करते हैं, भरे मंचों से झूठ बोलते हैं और झूठ को भी इस कदर धारा प्रवाह बोलते हैं, तो वे जो है सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के किसी भी फैसले से इस देश को बहुत लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानना हूं। तो जैसा यह कहा जा रहा है कि 2-3 साल के देश की जीडीपी के पैसे $13 ट्रिलियन के पैसे नफरत फैलाने में खर्च कर दिया गया, आपको नहीं लगता है अगर बेरोजगारों के लिए यह खर्च किया गया होता तो आज हमारे देश के युवाओं के पास रोजगार होता? अगर इन्हें सत्ता ही चाहिए हाँ, तो मैं तो ये यही, लोग आम जनता के लिए कुछ काम करेंगे तो इनको वैसे भी जनता वोट देती। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जिसे कह सकते हैं कि ये एक यक्ष प्रश्न है कि ये लोग ना रोजगार पर बात करते हैं, ना भुखमरी पर बात करते हैं, ना ही मतलब जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं उन पर कभी चर्चा करते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ाया गया है, कौन से शास्त्र में से इन्होंने धर्म पढ़ा है। मेरे हिसाब से ये जो लोग हैं ये धर्म की रंचित किंच मात्र भी परिभाषा नहीं जानते, क्योंकि व्यक्ति अगर कोई धार्मिक है तो वो 100% फिर किसी को नफरत या हिंसा तो कर ही नहीं सकता। तो फिर अगर यह इस तरह से जब कर रहे हैं, क्या एसआईआर को किस तरह आप ले रहे हैं? एसआईआर इसी मकसद से किया जा रहा है? एसआईआर में देखिए, ज्यादातर बिहार में, नाम तो जो कट रहे हैं वो दलित वंचितों के नाम ज्यादा कट रहे हैं जो इनको वोट नहीं करते हैं, इसी के मद्देनजर एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर एक प्रयोग है यह हिंदू राष्ट्र के तरफ। देखिए, सबसे पहली बात तो इस सरकार को, इस देश के कर्णधारों को यह समझना होगा कि वोट लाइसेंस नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिसे प्रतिवर्ष रिन्यू कराया जाना चाहिए। वोट संविधान के द्वारा एक प्रदत्त मौलिक अधिकार है हर वयस्क हिंदुस्तानी का। उसमें किसी भी जो यहाँ रहता है, हिंदुस्तान का, इस देश का बाशिंदा है, उस व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है एक वयस्क व्यक्ति को। इस बात को ये लोग भूल रहे हैं। ये लोग इस बात को ध्यान में रखें कि अगर एक भी वोट, जायज वोट कटता है तो ये संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को सीधा नुकसान है। और ये लोग इस देश के राजा नहीं है। सत्ता आपको सौंपी है जनता ने, इस देश की मालिक जनता है और लोकतंत्र जब तक इस देश में रहेगा तब तक जनता ही इस देश की मालिक रहेगी। इस बात को ये लोग भूल गए हैं। तो मैं यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक वोट की उतनी ही वैल्यू है, चाहे वो किसी गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम व्यक्ति का वोट है या सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का वोट है। वोट की दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई एक पैर अंतर नहीं है। अगर कागज किसी व्यक्ति के पास नहीं है गिरी साहब, कागज कम होना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
नहीं तो मजदूर लोग अभी भी इस 2024 में देश के तो अंदर। इन्हीं लोगों ने वोट दिया था, 2024 में तो वोट दिया था इन लोगों ने, तो 2025 में क्यों काट दिया गया? आखिर उन्हीं के असल वोट से में तो मोदी की सत्ता चल रही है। जी बिल्कुल। तो मोदी की सरकार भी बर्खास्त हो जानी इस चाहिए अगर वोट फर्जी थे तो। देखिए, इस एसआईआर में कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र की, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन किसी न किसी षड्यंत्र की बू तो मुझे भी आ रही है। क्योंकि हम्म। बिहार में अभी अभी इलेक्शन गया है, और जो लोग एसआईआर की चपेट में आकर जिनके वोट कट गए, मैंने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हम्म। देखे, जो लोग खड़े होकर अपना सबूत दे रहे थे कि मुझे मृतक की श्रेणी में डालकर मेरा वोट काटा गया है, मैं जिंदा हूं, ये मेरा जिंदा होने का सबूत है। तो हम्म। तब भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। या फिर एक चीज और मैंने नोटिस करी है, गिरी साहब, शायद आपने नहीं करी हो, हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जहां पर जो है बूथ बनाकर बीएलओ काम कर रहे हैं, हम्म। वहां पूरी तरह ऐसे बैठे हैं जमकर, और उसको अपनी देखरेख में कंप्लीट करवा रहे हैं, मानो ये सरकार का काम नहीं होकर भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम्म। ये लोग भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, जिस प्रकार से और समाजवादी पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इत्यादि पार्टियां हैं। इन लोगों ने, सत्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सरकार मान लिया है, सरकार हम्म। का कर्मचारी मान लिया है। हम्म। अब बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे, और अब खबर निकल रही है कि 45 लाख लोगों के राशन कार्ड बंद हो गए। तो इसका मतलब तो जिसका वोटर जी लिस्ट से नाम काटेंगे उसका राशन कार्ड खत्म करते जाएंगे, तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। तो है कौन वो जिसके नाम कटे हैं? तो उसको इस देश से निकाले, इतनी हिम्मत भी नहीं है इनके अंदर। नहीं नहीं नहीं, इतनी हिम्मत तो इसलिए नहीं है सर, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि रोहिंग्या को बड़ा मुद्दा बनाया था, हम्म। और इस नफरतवादी राजनीति को, रोहिंग्या को मुद्दा बनाकर, अवैध बांग्लादेशियों को मुद्दा बनाकर, और नफरत की राजनीति को बहुत बड़ी हवा दी इन लोगों ने। हम्म। उसके बाद अभी तक ऐसा कोई डेटा मेरे सामने नहीं आया, किसी माध्यम से मैंने नहीं जाना हम्म। कि इन लोगों ने किसी भी रोहिंग्या को कहीं बात किया हो। हम्म। तो जो लोग कैमरे के सामने बोल रहे थे कल बिहार में, कल उत्तर हम्म। प्रदेश में भी बोलेंगे, और वही हालत है, वही कर्मचारियों, वही पॉलिसी वही है। तो जो हम्म। बिहार में हुआ है वो अन्य प्रदेशों में भी होगा। कल जहां पर एसआईआर हो रहा है वहां भी लोग बोलेंगे, और जो लोग बोल रहे थे वो 100% हिंदुस्तान के नागरिक थे, हम्म। ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उनमें जो लोग जिनके वोट कटे हैं वे जरूर शोषित, वंचित, दलित और गरीब, मजदूर हम्म। श्रेणी के लोगों के वोट कटे। किसी भी पैसे वाले को, किसी उद्योगपति को, किसी मंत्री को, किसी ग्राम प्रधान को, किसी भी संपन्न व्यक्ति को मैंने अभी तक ऑन कैमरा रोते हुए नहीं देखा कि सर मेरा वोट कट गया। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की सबसे बड़ा कुचक्र इसे कह सकते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अमेरिका ने तो छाप दिया, चेहरा भी छाप दिया, मोहन भागवत का भी चेहरा छाप दिया, नरेंद्र मोदी का भी चेहरा छाप दिया। पूरा विश्व देख लिया कि ये नफरत फैला रहे हैं लोग और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह आज तस्वीरों में छप गया, अमेरिका ने छाप दिया, और पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बन गया है। क्या हमारी सरकार को शर्म नहीं आती थोड़ी भी कि हमारी बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, हम ऐसा काम न करें? शर्म तो ये पूरे, देखिए, अगर कोई व्यक्ति, एक घर में से कोई व्यक्ति अपराध करता है, घर के 10 सदस्यों में से कोई व्यक्ति अगर अपराधी हो जाता है, तो पूरे घर के सभी सदस्यों को शर्मिंदा होना पड़ता है। हम्म। अगर किसी गांव के सारे सदस्यों में से कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है कहीं बाहर जाकर, तो पूरे गांव के लोगों को शर्मिंदा होता है। हम्म। इसी प्रकार कुछ चुनिंदा लोग ही इस देश में, इस देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो वैश्विक लेवल पर पूरे देश की साख खराब हो रही है, जिसमें हम और आप जैसे भले आदमी भी रहते हैं। तो कल इस चीज का जो परिणाम अगर होगा, जैसे बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम हुआ, एक हिंदू कम्युनिटी के, चाहे रीजन कोई भी रहा हो, लेकिन उसको वहां मार देना, जिंदा जलाना,
और वो भी वैश्विक पटल पर खबर चल पी, हिंदुस्तान में भी लोगों में आक्रोश आया। इसी प्रकार हम ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और किसी धर्म के लोगों को टारगेट, जैसे सेंटा क्लॉज के साथ इन्होंने जगह जगह जाके उसको क्रिसमस पर टारगेट किया ही है। हाँ। तो ये वैश्विक लेवल पर हिंदुस्तान की साख को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम प्रत्येक भारतीय को भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है परमार जी, जो विदेश में लोग रह रहे हैं, जिस तरह आरएसएस से यहाँ कर रहा है, और हमारे देश की सरकार जो यहाँ लोगों के साथ कर रही है, चाहे ईसाइयों के साथ, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ, चाहे वह दलित अति पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, यह जो कर रही है मुस्लिम वर्ग के साथ कर रही है, तो अरब कंट्री के लोग तो सवाल खड़े करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर ईसाई के साथ कर रहे हैं तो अमेरिका सवाल खड़ा करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यह जो चीजें चल रही हैं, तो हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में हैं, वहां पर उनको किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी, उनका क्या अस्तित्व रहेगा वहां पर, उनको किस तरह की नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्या वह रह पाएंगे दूसरे देशों में, उनको सम्मान मिलेगा। देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रदत्त एक सिद्धांत, जिसे अहिंसा के नाम से हम लोग जानते हैं, उस एक सिद्धांत को हथियार बनाकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को इतनी बड़ी शक्ति से और एक आजाद देश बनाया। तो अहिंसा से बड़ी शक्ति इस विश्व में दूसरी कोई है नहीं। और हिंसा के मार्ग से अगर ये किसी चीज को बदलना चाहे तो बदलाव असंभव है, क्योंकि मुसोलिनी, हिटलर जैसे लोग हिंसा के मार्ग से अगर कुछ भी नहीं परिवर्तन कर पाए, लेकिन बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को प्रेरित कर दिया। तो नफरत का मार्ग निश्चित ही देश को, सभ्यता को, संस्कृति को, पीढ़ियों को गर्त में ले जाता है। और हमारे यहाँ जो है पूरे देश में 80% 90% लोग अहिंसा में आज भी यकीन करते हैं, लेकिन कुछ 10% लोग हिंसा का मार्ग चुन रहे हैं। वे लोग निश्चित ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रिया अगर विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ हुई, तो फिर इन लोगों के पास उसका कोई ना तो माकूल जवाब होगा, ना कोई माकूल बचाव होगा। इसको इस तरह से क्या हम देख सकते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस के दिन इन लोगों ने तोड़फोड़ की, या ईसाइयों के ऊपर जिस तरह से कहर बनकर के यह लोग टूटे, तो पिछले दिनों अमेरिका, घुसपैठियों की बात करते हैं तो पिछले दिनों अमेरिका में से हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि यहाँ से जो अनलीगल तरीके से गए हुए थे, वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, उनको हथकड़ी लगा करके अमेरिका ने सेना के विमान से भेजा था। कोई कद्र इज्जत नहीं था उनका, हथकड़ी पैरों में और हाथों में हथकड़ी लगा करके बैठा करके भेजा था। बाकी किसी देश के साथ ऐसा नहीं किया, सिर्फ भारत के साथ किया। बाकी के देशों ने सम्मान के साथ अपने विमान भेजे और सबको बुलाया, लेकिन हमारे देश में हथकड़ी लगा करके आए। तो क्या इस सरकार को थोड़ी भी लाज शर्म नहीं आती कि हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रही है सरकारें? क्या इज्जत रहेगी इसकी? ऐसे ईसाइयों के ऊपर करने से तो वहां के हिंदुओं को पीटेंगे, वो लोग भी पीटेंगे कि तुम त्योहार नहीं मना सकते, चलो भगो यहां से। वो लोग भी कर सकते हैं ऐसा, तो होती ही है। देखिए, वहां पर भी सरकार है, वहां पर भी नागरिक हैं, सारे देशों में अपराधी भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये आपने कहा एक अच्छा उदाहरण है कि जब इस कह सकते हैं इसको बेशर्मी को ये आसानी से बचा गई, और इस पर एक जो है ट्वीट करने की हिम्मत इन लोगों की नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया हुई तो इनके पास कोई माकूल जवाब होगा। लेकिन इन लोगों की दूरदर्शिता या तो खो गई है या हो गई है, या इनके पास कोई विवेक जैसी शक्ति, विवेक जैसी कोई मतलब चीज नहीं है इनके पास। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब सब कुछ रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस लगातार आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के हमलावर रहती है, राहुल गांधी
हमेशा सड़कों पर रहते हैं इसको लेकर के और सवाल खड़े करते रहते हैं। सड़क हो या सदन हो, दोनों में सवाल खड़े करते हैं राहुल गांधी। क्या इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में तो है नहीं, अल्पमत में है सरकार। तो जब यह सरकार इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए इतनी घातक है, इतनी खतरनाक है, तो इन राजनीतिक दलों को नहीं दिखता यह एक साथ आकर के इस सरकार को नहीं सत्ता से हटा सकते कि इस देश के लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया जा सके सही से? ये असल में आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और बहुत छोटा मतलब इसका उत्तर है कि कहीं ना कहीं लोग स्वार्थ से या भय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक लीडरशिप के अंदर स्वार्थ और भय होगा वे कभी अच्छा निर्णय ले ही नहीं सकते, और देश हित में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तब तो यह मान लें कि इनका गुलाम बना करके ही छोड़ेंगे, तो तब तो ऐसे तो गुलाम हो जाएगा देश। जब अभी अल्पमत में सरकार है, भाजपा के पास बहुमत नहीं है, तो इसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो बहुमत में आ जाएगी तो कैसे हटाएंगे? नहीं हटाना, देखिए दो चीजें भी हैं। अभी एक चीज आपसे हमसे छुपी नहीं है, जैसे मेरी लोकसभा सीट जो है फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर कांग्रेस से रामनाथ सिंह सिकरवार थे, राजकुमार चार बीजेपी के प्रत्याशी थे। तो उस समय पर जो वोटों की काउंटिंग हुई, डीएम आगरा का बनता है काउंटिंग संस्था के पास जाना और उसको चेक करना या उसका जो भी करना, लेकिन डीएम मथुरा को वहां लगा गया। 2 डीएम पहुंचे, सत्ता पक्ष के लोगों ने, हम जो विपक्ष के एजेंट थे सबको बाहर कर दिया गया पुलिस के द्वारा धकिया कर। उसके बाद में जो काउंटिंग चलते चलते दोपहर के 3 बज गए थे और 3 बजे तक 70% के आसपास काउंटिंग हुई थी। अगले 20 मिनट में 30% काउंटिंग पूरी करने के बाद में और रामनाथ सिंह को चुनाव हरा दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा भी किया है इलाहाबाद, उनके वकील भी है महमूद प्राजा, बड़ी जोरदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सत्ता से बेदखल करने की अगर बात आती है तो इनके पास एक ये भी हथियार है, कोर्ट फैसला करेगा कौन गिनती है गलत या सही का। लेकिन यहाँ पर आप फतेहपुर सीकरी में किसी भी व्यक्ति से आप चर्चा करके देखिए, हर आदमी यही कहता है कि रामनाथ सिकरवार को इन लोगों ने बेईमानी से हराया। तो ये भी हथियार इन लोगों के पास है। तो इस सत्ता से बेदखल करना फिलहाल तो कैसे कह सकते, कैसे संभव है? यानी कि सब मिलजुल करके बांट के देश को गुलाम बना रहे, तब तो इस तरह से देश गुलाम हो ही जाएगा इन लोगों का, फिर एक बार गुलामी झेलनी पड़ेगी देश को। हाँ, अगर यही हालात रहे सर, यही हालात रहे, चीजें अगर ऐसी की ऐसी रही, तो फिर गुलामी के अलावा और कोई दूसरा इनके पास मंजिल नहीं है देश के पास। तो युवा इस देश का, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कीजिए बात। मेरी एक निजी पीड़ा है साहब, मेरी एक निजी पीड़ा है। मैं और चौक चौराहों पर देखता हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करी है, देश के युवा के अंदर अपना विचार खो गया है। सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी देश का भविष्य तय करने का जिम्मा युवाओं का होता है, और आज का युवा अपना कोई निजी विचार नहीं रखता है। आज का युवा किसी दूसरे के विचार का अनुकरण कर रहा है, चाहे वो किसी धर्मगुरु का विचार रहा हो, चाहे किसी नेता का विचार हो, या किसी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा का विचार रहा हो, लेकिन उसका अपना स्वयं का विवेक और स्वयं का विचार इस देश में से खो गया है। अगर इसमें कोई पॉजिटिविटी आएगी तभी आएगी जब देश का युवा अपना स्वयं का विचार अपने अंदर पैदा करेगा और उस विचार का अनुकरण करेगा, उसे फॉलो करेगा।